हमारे सभी महापुरुषों को अभिवादन। हमारे अपने इस मीटिंग में रोज हर वक्त पर शामिल होने वाले, खुले मन से खुले दिल से इस कार्यक्रम में शामिल होकर पूरा अपने दिल से मन से ध्यान लगाकर सुनने वालों का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। क्योंकि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के माध्यम से जिस 5 विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका आज का यह दूसरा विषय है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सभी विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का जो विषय है वो शिक्षा से संबंधित है। एजुकेशन, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। यह विषय भी 5 टॉपिक में इसको डिवाइड किया गया है। पहला टॉपिक है एंशिएंट एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ अशोका द ग्रेट। दूसरा टॉपिक है एजुकेशनल कंसेप्ट ऑफ मेडिवल सेंट एंड महात्मा ज्योतिबा फुले। तीसरा टॉपिक है एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ प्रोफेसर जॉन डीवे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व आपके सामने आएगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो चौथे गुरु है, उनके चौथे आदर्श, कोलंबिया विद्यापीठ के उनके शिक्षक। चौथा टॉपिक है एजुकेशनल अप्रोच एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और 5वां टॉपिक रहेगा एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म एंड पीबीएस। सहकारियों, ये सभी टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक है। ये सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। आप सभी को मेरी गुजारिश है कि आप इन्हें मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें से एक आधा टॉपिक मिस कर जाएंगे तो आपको विषय समझने में दिक्कत आएगी। आप किसी को जब समझाने जाओगे तो भी आपको दिक्कत आएगी। आपको शायद मेरी बात छोटी सी लगती हो, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से इतने लिंक है। वो सारे टॉपिक जब हम एक लिंक में, एक सीरियल में समझेंगे तो हम समझाने के लिए जो हुनर है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। सहकार्य, वी आर हियर, हम यहाँ किस लिए है? वी आर हियर फॉर टू एक्सप्लोर द unexplored Ambedkarism. We are here to explore the unexplored Ambedkarism, to humanize the, renovate, revitalize, rejuvenate Ambedkarism. यानी अम्बेडकरिज्म को एक ताजा, नया, नाविन्यपूर्ण, यौवनपूर्ण और वही भी असंशोधित अम्बेडकरवाद को आपके सामने रखने के लिए, बताने के लिए हम आज आप सभी लोग एक साथ हैं। आज का विषय जो शिक्षा से संबंधित है, मैं आज उस ऐसे कोटेशन से मेरे वक्तव्य की शुरुआत करूंगा। शायद ये कोटेशन आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर सुना होगा, कई बार सुना होगा, फिर भी मैं ये कोटेशन आज दोहरा रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ये वाघिन का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जरूर दहाड़ेगा, जो पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। इसी तरह क्रांतिवाह ज्योतिराव फुले जी का वो कोटेशन, विद्ये विना मती गेली, मती विना गती गेली, नीति विना मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खसले, एवढे अनर्थ एका विद्येने केले। ये 2 कोटेशन से मैं मेरे आज के वक्तव्य की शुरुआत कर रहा हूं।
ये दो कोटेशन आपको हमें समझना किस लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, क्या कारण था। शिक्षा तो हम आज भी ले रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, क्या हम सच में उदाहरण रहे, फिर बाबा साहब ने क्यों कहा। महात्मा फुले जी ने क्यों कहा विद्या बिना मति गेली, कौन सी मति चली गई हमारी, कैसे चली गई, कब गई, क्या ये मति हमारे पास थी, ये विद्या हमारे पास थी, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इन दो कोटेशन से आज की शुरुआत की है साथियों। अगर ये विद्या हमें मिलती थी तो कब मिलती थी, जो मति वाली विद्या किस काल में मिलती थी, किसने हमसे छीन ली, क्यों छीन ली, ये सारी बातें आज हमें जानना समझना बहुत ही जरूरी है। ये विद्या से हमें कब वंचित किया गया, किसने वंचित किया गया, ये भी हम देखेंगे। और इसीलिए आज का जो टॉपिक है शिक्षा का, हम एंशियंट जो पीरियड है हमारा, वहीं से इसकी शुरुआत करें। विश्व के महान शिक्षक ज्ञानी व्यक्ति ने, बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वाघिनी का दूध है, जो पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। क्यों कहा, यह समझना जरूरी है। और यही पर बात है, टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म। यही बात हमें समझना है, संशोधित करना है, हमारे लोगों तक पहुंचना है इसी बात को। क्योंकि हमारे महापुरुषों को, महात्मा ज्योतिराव जी फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो शिक्षा अपेक्षित थी, जिस ढंग की शिक्षा अपेक्षित थी, वो जब हमारे अपने लोगों को मिली तब हमारे पुरखे जरूर दहाड़े हैं। आप अनपिन कीजिएगा अपने आप को। हेलो, अनपिन, हाँ यस, अब ठीक है। अनपिन और पिन दिख रहे हो? क्या हो गया सर? आपके इस नाम के सामने पिन मतलब कुछ चुभा हुआ है? नहीं, कुछ पूरी नहीं तरह से। हाँ हाँ, वो बैठने के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। नहीं सर, वो स्पॉटलाइट किया है ना, इसलिए पिन आ रहा है सर का। अच्छा, फुल स्क्रीन दिखेगा जो स्पीकर का, इसलिए जी। अच्छा ठीक है। तो इसीलिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि जब हमारे पुरखों ने इस विश्व शिक्षा को ग्रहण किया तब वो दहाड़े और ये देश सोने की चिड़िया वाला देश बना, यह देश विश्व गुरु बना जब उन्हें शिक्षा मिली। इसीलिए बाबा साहब ने और क्रांतिवाद ज्योतिराव फुले जी ने ये स्टेटमेंट कहा है, ये बातें आपके हमारे सामने रखी। जब जब हमें इस तरह की शिक्षा मिली, प्राचीन काल में 4 प्रकार की शिक्षाएं होती थी, मुख्यतः 4 प्रकार की शिक्षाएं हमारे अपने लोगों को मिलती थी। अन्वीक्षिक की शिक्षा, जिसे हम सोच विचार कौशल की शिक्षा कहते हैं। त्रयी यानी 3 वेदों का ज्ञान देने वाली शिक्षा, जो 3 वेद थे शुरू में, चौथा वेद बाद में आया, उसका ज्ञान देने वाली शिक्षा। वार्ता, कृषि पशुपालन एवं व्यापार करने के लिए जो जरूरी थी वो शिक्षा वार्ता में थी। दंड नीति, जो शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था का जो ज्ञान देती थी, ऐसी दंड नीति की जो शिक्षा, इस प्रकार की मुख्य 4 शिक्षाएं हमें दी जाती थी। लेकिन इन चारों शिक्षा में अन्वीक्षिक की शिक्षा जो है या विद्या है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। महान अशोका के कार्यकाल के पहले यह विद्या सबको नहीं मिलती थी, कुछ खास लोगों को मिलती थी, कुछ खास लोगों को मिलती थी। और वो खास लोग कौन थे, जिसे हम पुरुषशाही कहते हैं, राजा रजवाड़े कहते हैं, उनकी संतानें कहते हैं, ऐसे लोगों को ही ये अन्वीक्षिक की शिक्षा मिलती थी। इस अन्वीक्षिक शिक्षा के बारे में कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें भी लिखा गया है, प्रदीपः सर्व विद्या नामुपाय सर्वकर्मणाय आश्रय सर्वधर्मणा शश्व दान्वीक्षिकी मताया। यानी यह जो अन्वीक्षिकी विद्या है, जो अपने सोचने का, विचार करने का कौशल्य, चिंतन मनन के गुण, इस विशेष कारणों से यह विद्या सभी विद्याओं का प्रदीप है। यह विद्या
कार्यों का, उपायों का मार्ग बताने वाली है, सभी दृष्टि से प्रतिष्ठित है, मूल्यवान है, शाश्वत है, गतिशील है। यानी एक जो कहते हैं कि सोच विचार करके आगे जाने के लिए जो जरूरी है जीवन में, ऐसी यह शिक्षा है। महान अशोका के पहले जैसे मैंने कहा, ये शिक्षा सभी को नहीं मिलती थी, लेकिन महान अशोका ने अपने कार्यकाल में यह जो शिक्षा है, यह सभी वर्गों के लिए खुली है, सभी वर्गों के लिए, सभी के लिए, शुरू से, यानी जिसे हम आज के तारीख में कहें कि प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक सभी के लिए यह शिक्षा, यह विद्या महान अशोका जी ने कंपलसरी कर दी, सभी को पढ़ाया। और इसका नतीजा क्या हुआ? जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे अपने पुरखों ने इस शिक्षा को ग्रहण किया और शेरनी जैसे दहाड़े और इस देश को सोने की चिड़िया वाला भारत बनाया, विश्व गुरु भारत बनाया। और यह बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखी है। महान अशोका की एजुकेशन फॉर ऑल की जो नीति थी, उसी का यह प्रमाण था। बाबा साहब ने एनिहिलेशन कास्ट में लिखा है, कई बार आपने ये वाक्य सुना है, लेकिन आज शिक्षा का महत्व में ये वाक्य आज भी, वो जो कोटेशन है, हमें बार बार दोहराना जरूरी है, कहना जरूरी है, क्योंकि भारतीय इतिहास में केवल और केवल एक ही काल ऐसा है जिसे स्वतंत्रता का, महानता का और गौरवपूर्ण युग कहा जाता है। यह युग है मौर्य साम्राज्य का। बाकी सभी युगों में यह देश पराभव और अंधकार छाया रहा है, लेकिन मौर्य काल में चातुर्वर्ण को जड़ मूल से समाप्त कर दिया गया था। मौर्य युग में जो शूद्र जिसे हम कहते हैं वर्ण के अनुसार, वो आगे आए और देश के शासक बन गए। देश के सभी जो भिन्न भिन्न अंग है उसमें अपने सत्ताधारी बने, शासन करती जमात बनी। इसका मतलब इस देश से जब जब चातुर्वर्ण हटा है, कास्ट जाति की मिटाई गई है, तब तब यह देश प्रगति की ओर बढ़ा है। और जब जब इस देश में जाति एवं वर्ण फला फूला है, उस वक्त यह देश अंधकार में गया है। यह भारत के देश का आज तक का इतिहास का यह पन्ना है, यह वास्तव है, यह सच्चाई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह कहना ही यह साबित करता है कि महान अशोका के मौर्य काल में इस अनविकसित की विद्या के कारण ही, महान अशोका की शासन प्रशासन नीतियों के कारण ही यह संभव हुआ। इसी शिक्षा के कारण अकेले बाबा साहब भी मनुवादियों पर भारी पड़े हैं, इतिहास गवाह है, साक्षी है। बाबा साहब जी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहां पढ़ते थे, वहां के उनके चहेते शिक्षक, उनके आदर्श, जॉन डीवे जी ने भी शिक्षा के बारे में लिखा है। क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। महान अशोका ने जो अनुभव लिए थे सामाजिक, उस अनुभव का पुनर्गठन किया और उस पुनर्गठन के अनुभव पर उन्होंने इस शिक्षा को, जो कुछ सीमित वर्ग को लागू थी, वो सबके लिए खुली थी। इतना ही नहीं, आगे जाकर क्या कहते हैं जॉन डीवे जी? एजुकेशन इज नॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट्स लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा केवल जीवन जीने की नहीं, पेट भरने के लिए नहीं है। शिक्षा अपने आप में जीवन, दैट इज एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस विद इन एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस। ऐसी है शिक्षा।
कि जिस एजुकेशन के घर में, जिस शिक्षा के घर में कोई स्किल छिपा हुआ है, उसे सीखना बहुत जरूरी है। इस शिक्षा का महत्व समझना बेहद जरूरी है। स्वयं महान अशोका कहते हैं, मैंने लोगों के जीवन में मैं प्रगति ला सका हूँ, समृद्धि ला सका हूँ, वह मूलतः लोगों को सोच विचार करने वाला बना सका। यानी शिक्षा का जो महत्व है, शिक्षा का महत्व जो है वो महान अशोका ने किया। सहकारी जरा सोचिए, कहा महान अशोका की वह शिक्षा नीति, एजुकेशन टू ऑल, सबको शिक्षा, समान शिक्षा। भारताचे भाऊ साहेबोशी और आम्ही एक आजकल प्रसंग लावण्याची आजचे और धो आणि आजकल जो लोग गरम पाणीच धो। जरा आवाज किसका आ रहा है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर ले। कीजिए नरसिंह जी, देखिएगा अगर डिस्टरबेंस होता है तो। और आजकल जो लोग, मैं तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बात कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, फिर भी बात कह रहा हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ, शायद आप में से किसी को अगर ये है तो आप देख सकते, जो लोग जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, क्या बातें करते हैं, उन्हें पूछना चाहिए क्या थी आपके राम राज्य की शिक्षा नीति, कौन सी नीति थी आपकी। जो कोई लोग उन शास्त्रों पर विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं, उन्हें पूछिए, जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें पूछिए, वो स्वयं अपने आप से पूछे क्या थी उनकी शिक्षा नीति, कौन सी शिक्षा नीति थी, हमारे पुरखों को कौन सी उन्होंने शिक्षा दी, क्या किया उन्होंने हमारे पुरखों के लिए, पता चल जाएगा। दिमाग के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ये है महान अशोका की शिक्षा नीति, जिसे हमें आज भी समझने की जरूरत है। 21वीं सदी में भी यह शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अशोका के कार्यकाल के में हमारे अपने पुरखों ने ग्रहण की और इस देश को सोने की चिड़िया वाला भारत बना दिया, इस देश को विश्वगुरु भारत बना दिया। दुनिया भर से लोग भारत में शिक्षा लेने आते थे। सहकारियों, शिक्षा ही जीवन है, इसीलिए महान अशोका ने सभी वर्गों को समान शिक्षा दी। अन्वेक्षी शिक्षा प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रदान की, समृद्धशाली वैभवशाली भारत का निर्माण किया, अखंड भारत का निर्माण किया, अखंड भारत इसी शिक्षा के बलबूते पर। लेकिन मनुवादी शक्तियों ने महान अशोका के मौर्य काल के षड्यंत्र से, उनके शासन प्रशासन के हनन के बाद जो स्थिति निर्माण की, जो भयावह स्थिति निर्माण की से, उसे आप भली भांति जानते हो। और उस स्थिति से आज तक भी हम बाहर नहीं आए पाए। वो गौरवशाली कार्य कामकाज महान अशोका का आज भी जमीन के ऊपर ज्यादा है और जमीन में हमसे ज्यादा। सहकारियों, अशोक को जिंदा करने का काम, अशोक को जिंदा करने का काम जेम्स फिलिप और लॉर्ड कनिंघम ने किया है। अशोक को जिंदा करने का काम, अशोक को कामकाज हमारे सामने लाने का काम, उत्खनन के जरिए उनके शिलालेख और स्तंभ लेख को उत्खनन के जरिए हमारे सामने लाने का काम इन लोगों ने किया है। ऐसे गौरवशाली और स्वतंत्रता का महान इतिहास इसीलिए आज जिंदा हो रहा है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार विद्वान बीएम बरुआ ने अपनी किताब अशोका एंड हिज इंस्क्रिप्शन में वो लिखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। साथियों, अगर किसी के पास पेन है, डायरी है तो लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। 1946 में एक किताब पब्लिश हुई है। क्या लिखते हैं बीएम बरुआ जी? अशोका, who by his Dharma Vijay policy raised India in the estimation of the civilized world, for all the times to come held responsible for the political
और national decline of the Hindus, forgetting the fact that there was no idea of nation or nationality in India before Ashoka. What he write? There was no idea of nation or nationality in India before Ashoka. इतनी बड़ी बात बीएम बरुआ जी कह रहे हैं अपने बुक में, प्रीफेस में उन्होंने बातें लिखी है। नागरिक एवं नागरिकता की संकल्पना को महान अशोका ने जन्म दिया अपनी शिक्षा नीति के द्वारा। सुजान, सुसंस्कृत, डिजायरेबल सोसाइटी का जिम्मेदार नागरिक और समाज का निर्माण किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन कर जो अधिकार जिसे हम नागरिक कहते वही अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा हमें वाक्य किया। इसीलिए लॉर्ड कनिंघम इतिहासकार, मनुस्मृति दहन, ये सारी बातें हमें समझना होगा। इसके पीछे की जो पॉसिबिलिटीज है, मूवमेंट है, वो आपको हमें समझना और परखने की जरूरत है। महान अशोका के शासन प्रशासन के हनन के बाद हम पर फोर्स इग्नोरेंस लाद दिया गया। स्वरक्षण, शिक्षा, संपत्ति से वंचित कर दिया गया। ना सोच विचार करने वाला समाज बनाया गया। कास्ट कल्चर के माध्यम से स्टूपिडिटी का कल्चर निर्माण किया गया। स्टूपिडिटी का कल्चर बारे किया गया, जिसके बारे में महान विद्वान बेटराड रसेल कहते हैं, द फंडामेंटल कॉज ऑफ द ट्रबल is that in the modern world the stupids are cocksure while the intelligence are full of doubt. और आगे जाकर वो कहते हैं, men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by unstupid. महान अशोका ने हर नागरिक को अच्छी शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर साइंटिफिक और रैशनल थिंकिंग विथ मोरल एंड इथिकल वैल्यूज प्रदान करने वाली शिक्षा देकर कल्चर्ड और सिविलाइज्ड सिटीजन विथ डिग्निफाइड निर्माण करके अखंड भारत का निर्माण किया। जिस अखंड भारत की संकल्पना को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी हमने इस्तेमाल किया। सहकारियों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी महान अशोका से इस नीतियों से प्रेरित था। इसीलिए तो भारतीय राजमुद्रा और भारतीय ध्वज में महान अशोका का 4 मुंहों वाला सिंह जो सारनाथ के शिलालेख से लिया गया है और अशोक चक्र भारतीय ध्वज में विराजमान है। महान अशोका की राजमुद्रा से और अशोक चक्र से हमारा देश आज चल रहा है, लेकिन महान अशोका की जो शिक्षा नीति थी, जो शासन प्रशासन की नीति थी, आज तक की हमारे सरकारों ने लागू नहीं की। शिक्षा से भारत विश्व गुरु बना था, आज वह शिक्षा 21वीं सदी में भी वह शिक्षा नीति सार्थक है, जरूरी है। मिस्टर खन्ना कहते हैं, द विजनरी अशोका में लिखते हैं, द विजनरी अशोका आज भी आपके इस देश के लिए दुनिया के सामने सार्थक है। हमारे अपने महान अशोका की इस शिक्षा नीति को कई देशों ने अपनाया है, कई देशों ने अपनाया है। आज 21वीं सदी के माइंड गुरु कहलाने वाले जगत विख्यात थिंकर एडवर्ड डी बोनो कहते हैं, इंडिया इज नॉट यूजिंग इंटेलिजेंस वाइजली। अगर भारत के पिछड़े लोगों को, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को थिंकिंग स्किल यानी अन्वेषी विद्या सिखाई गई तो यह एक फ्रॉग जंप होगी, इतनी क्रिएटिविटी निर्माण होगी, पॉसिबिलिटीज निर्माण होगी
क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी है, that's the power of the power is the power of possibility. And thinking skill is the driving of possibility. सहकारी. Creativity is the biggest human resource in the world. Creativity is the biggest human resource in the world, and thinking skill is the biggest invention in the social transformation movement. जो 1946 में अपनी किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने इस शिक्षा के बारे में भी कुछ चर्चा की है कि किस टाइप का शिक्षण था, कि जिसमें हर प्रकार का विज्ञान था। एजुकेशन एंड एसोसिएशन पर वो लिखते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड साइंस expect the aspirant to be endowed with intelligence. देखिए क्या लिख रहे हैं वो, इंटेलेक्ट, एजुकेशन के बारे में, इंटेलेक्ट, टैलेंट, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, trained in all science and arts and waiting upon the wise men of a great experience. Wise men of a great experience. अनुभव वाला वो वाइज मैन, दूरदृष्टि वाला वाइज मैन, इस तरह की शिक्षा। इसी के साथ साथ refinement and dignity. He insists mean the great Ashoka insists on feeling ashamed of one's misuse action. अगर कोई व्यक्ति अपने आप को गलत काम करते वक्त उसे भय लगेगा, ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं। अपने आप में गलत काम करने पर वो लज्जित हो जाए, उसे भय लगे, इस तरह की शिक्षा दी गई। इसी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज भी थी, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, टैलेंट, शार्प मेमोरी एंड कीन माइंड as the typical and intellectual faculties. The personal qualities that are helpful to the acquisition of knowledge consist of a respectful attention, hearing, grasping, retention in memory, knowing, reasoning, drawing the conclusion, knowing the true nature things. Intellectual faculties are exercised. His strong conviction in matter of a human good is said to have been based on his own person. क्या कहते थे? His strong conviction in a matter of a human good. इंसान का, मानव का, मानवता का ज्यादा से ज्यादा भला होगा, इस तरह की इंटेलेक्चुअली इस्तेमाल की गई। स्ट्रॉन्ग विल, शिक्षा के जरिए स्ट्रॉन्ग विल पावर तैयार की गई। highly enthusiastic, readiness, quickness. I myself instructing, क्या कहते हैं? I myself instructing you and making my wishes known until my fortitude and promises remain unknown will be a server of land. Server of land की बात करते हैं। आइडियलिज्म एंड ह्यूमन फीलिंग्स की बात करते हैं। शुड हैव अ लार्ज एम, किस तरह की आइडिया होनी चाहिए, किस तरह का ह्यूमन फीलिंग होना चाहिए। शुड हैव अ लार्ज एम, लार्ज हार्टेडनेस goes together with means the true idealism, while human feelings and tender emotions are just the outcome of a large heart man develops within himself. Admittedly, the largest aim of a man's life is doing good to the whole world. All his earnest efforts were to be directed. All his earnest efforts were to be directed towards the elevation of man's nature and the moral state. देखिए बातें देखिए किस तरह, the moral traits of characters, piety, liberality, truthfulness, purity, of gentleness, godness are the fundamental principles
of pity, human conduct, non-harming and friendly attitudes. His education policy, a great lover of learning, healthy discussion and helpful debates. इस तरह की मानवीय मूल्यों को निर्माण करने वाली, मानव को प्रतिभाशाली बनाने वाली शिक्षा प्रदान की जाती थी। वीएम बरुआ जी ने यह सभी बातें अपने किताब में लिखी है। इसी के साथ साथ अगर आप दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख है वो पढ़ेगी तो भी हमें ये सारी बातें समझ में आती है। क्या है? रिस्पेक्टफुल अटेंशन टू पेरेंट्स, रिस्पेक्टफुल अटेंशन टू पेरेंट्स, respectful attention to teachers and honoring them in all humility, respectful attention to seniors and elders, seemly behaviors and liberty to friends and associates, seemly behaviors to slaves and servants, cherishing parents' feeling towards the subject and cherish महान अशोकानी इंसान थे जो राजा से भी ज्यादा सर्व, वो अपने आप को के माध्यम से ही सोच विचार करने वाला समाज निर्माण किया और सोच विचार निर्माण करने वाली शिक्षा के जरिए ही कास्ट ऑफ कल्चर, कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी को नष्ट, lack of understanding of thinking, drilling in a given situation, इस स्टुपिडिटी को भी उन्होंने निकाल दिया और सोच विचार करने वाला इंसान निर्माण किया, व्यक्ति निर्माण किया, समाज ने किया। वीएम बरुआ जी ने अशोका के संदेश भी अपने किताब में लिखे। यह संदेश आज भी उनके अनेकों लेख, शिलालेख और स्तंभों पर है। और इस बारे में और एक जानकारी है, ये बुक प्रकाशित करने के पहले वीएम बरुआ जी ने इंडियन हिस्ट्री नेशनल कांग्रेस जो 1945 में अन्नामलाई नगर यानी साउथ इंडिया में हुई थी, उस हिस्ट्री के इंडियन हिस्ट्री नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंशियल स्पीच में वीएम बरुआ ने महान अशोका के इस किताब का, इस स्तंभलेखों का, इस विचारों का जिक्र किया। क्या थे वो मैसेज, उस पर भी हम आज चर्चा करते हैं। वो मैसेज है, डूइंग गुड वर्क इज डिफिकल्ट, ही हु डज इट फर्स्ट डज अ डिफिकल्ट थिंग, यानी अच्छा काम करना बहुत कठिन होता है, जो इसे पहली बार करता है उसे अनेक कठिनाई से गुजरना पड़ता है। महानायक इसे ही काशीराम जी अपील टास्क करते हैं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए अपील टास्क है, जिसके जरिए आपको और हमको भी चढ़ना है। यही वो अपील टास्क है जो महान अशोका ने अपने स्तंभलेखों पर अपने जनता के लिए, अपने नागरिकों के लिए दिए। और आगे जाकर क्या लिखते हैं भाषण, देयर इज नो ग्रेटर ड्यूटी देन डूइंग अ गुड to the whole world. Notwithstanding his extensive charity, he who have not self-control, purity of sentiment, gratitude and strong devotion is very low. May there be a growth. देखो आगे और क्या कहते हैं वो, May there be a growth of all sectors. देखिए, of all sectors, all sections in a matter of essential. May all sectors be well informed and editors of a noble tradition. देखिए, जो जरूरतमंद वाले जितने, यानी मेरे नागरिकों के हित के कल्याण के लिए जितने भी सेक्शन है, जितने, उन सभी विभागों का प्रगति होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। और वो किस तरह की, नोबल ट्रेडिशन, नोबल की बात करते हैं। ऐसा राजा
राजा होकर भी लोकतंत्र को मानने वाला महान अशोका आगे जाके और अपने मैसेज में कहते हैं that indeed is to be considered the best of conquests, which is the conquest by pity. जनता के भलाई के लिए, कल्याण के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने वाले महान अशोका विश्व के बहुत बड़े दार्शनिक है, थिंकर है, सोशल रिवॉल्यूशनरी है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को पूरे विश्व में फैलाने वाले महान अशोका बड़े फिलोसोफर है, जिन्होंने हमारे अपने देश को सोने की चिड़िया वाला भारत बनाया, अनेक विश्वविद्यालय निर्माण किए, सबको शिक्षा, समान शिक्षा, उच्च कोटि की शिक्षा बहाल की, भारत को विश्व गुरु बनाया। ऐसे महान अशोका को उत्खनन के द्वारा दुनिया के सामने लाने वाले अंग्रेज अधिकारी कनिंघम, उनके शिलालेख को पढ़ने वाले या अशोका कालीन लिपि को पढ़ने वाले जेम्स फिलिप और महान अशोका पर ईमानदारी से सच्चाई से लिखने वाले उन सभी इतिहासकारों का, विद्वानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। महान अशोका की प्रशंसा करने वाले में से भी कुछ इतिहासकार हैं और क्या लिखते हैं, अनेक प्रवासियों ने भी लिखा है, वो बात भी हम देखेंगे। एक प्रवासी उनके बारे में लिखते हैं, द फ्रेगनेंस, देखिए वर्ड भी क्या इस्तेमाल, द फ्रेगनेंस ऑफ हिज फेम, the fragrance of his fame have traveled afar. He lived in a wonderful perception of the truth. जियांग हियान पीस ने ये लिखा है, यह प्रवासी थे, उन्होंने ये लिखा है। इसी तरह से यज्जी वेल्स, इस ये विद्वान लिखते हैं जिन्होंने अशोका के ऊपर किताब भी लिखी है और एक बहुत ही बड़ा कोटेशन उन्होंने लिखा है। Amidst tens of thousands of names of monarchs that crowd the column of history, their majesties and graciousness and serenities and royal highnesses and like the names of Ashoka shines alone. बहुत सारे विशेषण है, बहुत सारे नामाभिमान है, लेकिन इन सभी नामा विशेषणों में ये यूरोपियन है, इसलिए उन्होंने वो सारे विशेषण लगाए। उसमें से भी सबसे ऊंचा और बड़ा महान अशोका ऊपर दिखता है, चमकता है, अकेला ही चमकता है, जैसे हजारों तारों में सूर्य दिन में चमकता है और रात में ध्रुव तारा, इसी तरह अशोका शाइनिंग करता है, ऐसे ये जीवेल्स दिखते हैं। सहकारियों, हमारे अपनी देश की राजमुद्रा, हमारे अपने देश का ध्वज, हमारे अपने देश की संसद, राष्ट्रपति भवन और भारत की आजादी का आंदोलन भी महान अशोका से प्रेरित है। इसी के साथ साथ अन्य कई देशों के जो संविधान हैं, उन्होंने भी महान अशोका से प्रेरणा ली है। महान अशोका विजनरी थे, दूरदृष्टि वाले थे, महान थिंकर थे, दार्शनिक थे, क्रांतिकारक थे, प्रशासनिक थे, इसलिए उनके कार्यकाल के दौरान भारत पर देखिए ना अंदर से यानी इंटरनल या बाहर से कोई विद्रोह नहीं हुआ, जबकि उनके कार्यकाल में बहुत कम पुलिस और बहुत कम सिक्योरिटी यानी जैसे हम मिलिट्री कहते थे, क्योंकि उन्होंने एक डिजायरेबल सोसाइटी का निर्माण किया था, एक अच्छे नागरिकों का निर्माण किया था, समृद्धि का, विकसनशील का, एक विशाल सोने की चिड़िया वाला विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, और यह सब इस अन्वीक्षिक की विद्या और शासन प्रशासन की नीतियों के अमल से ही हुआ था। आज 21वीं सदी में भी हमें इसकी बेहद आवश्यकता है, महान अशोका का। और ये सब आपको जो मैंने बताया है, ये कहकर मैं मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, लेकिन उसके पहले महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का जो स्लोगन है, महान अशोका का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाएगा, समझाने वाले को समझना होगा,
समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा, समाज निर्माण करना होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय भारत, वेरी नाइस। जय संविधान, जय संविधान। एंड ओवर टू एडवोकेट प्रियंका। थैंक्स टू बहुत ऑल ऑफ अच्छा, यू। थैंक यू, वेरी थैंक यू नाइस, सर, थैंक यू सर, वेरी थैंक नाइस। जी थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। जी सर। प्रियंका, जी सर। मैं कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया उसको पहले बताऊं, यस सर। तब आप आगे की क्रिया करेंगे। ओके मैंने ये सर। देखा है कि बीच बीच में इतना महत्वपूर्ण लेक्चर हमारे धीमंत साथी सहयोगी अमर सिंह चौहान जी मुंबई से लेक्चर दे रहे थे। इतना सीरियस, एक एक शब्द उनका ग्रास्प करने वाली बात थी। लेकिन बीच में रमेश पवार जी अपना माइक ओपन किए हुए, घर से आवाज आ रही, सतबीर सिंह जी, रेखा भी, माचनवार जी भी, किरण चौहान जी, रमेश पवार जी, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा था। इसके अलावा मयंक, यादराम, भारती नंदिनी और शैलेश भोयर, आरडी अयरवार, ये अपना माइक खोले रहे। अगर इस प्रकार का डिसिप्लिन रहेंगे ना, तो एक 40 मिनट का लेक्चर, 50 मिनट का लेक्चर अगर 10-15 मिनट अगर आपके डिस्टर्बेंस में निकल गए तो आपका समय कम हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। इसलिए जो भी साथी आए उनको शामिल करें आप, तो एक इंस्ट्रक्शन देकर आए कि वहां पर विदाउट डिस्टर्बेंस आपने पार्टिसिपेट करना है। अगर मीटिंग चालू हो गई, या तो मीटिंग से पहले आ जाइए, 2 मिनट पहले, ठीक 5 बजे आए, हम 7:05 पर मीटिंग शुरू करते हैं। 7 से 5 मिनट से पहले पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। अगर 5 मिनट के बाद आ रहे हैं तो आपको अनम्यूट करके आना। आप अपना वीडियो ओपन कर सकते हो, पर लेकिन माइक ओपन करो, क्योंकि आपके घर में आपको तो कुछ मालूम नहीं कि कहाँ से आवाज आ रही है। घर में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, यहाँ पर सबको सुनाई पड़ रही है और वक्ता को डिस्टर्ब होता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। जो सीनियर साथी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने आप को अनम्यूट रखें। बाई चांस जानबूझकर नहीं, अनजाने में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इस प्रकार के साथी अपना ध्यान रखेंगे। ओवर टू इन लोगों का, कुछ लोग नए भी हैं इसमें, शैलेश भोयर, मयंक आरडी अरबार, इन लोगों के परिचय भी लीजिए और इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन कीजिए। जी सर। ओवर टू। जी सर। ओके। सबसे पहले हम जो नए सहकारी जुड़े हैं उनका परिचय लेंगे। आरडी अयरवार जी, सर आप अपना परिचय दीजिए प्लीज। आरडी अरबार झांसी से अपना परिचय दीजिए। आरडीआर नहीं सुन पा रहे क्या हमको? नेक्स्ट कीजिएगा। जी। संजय भोयर जी, सर आप अपना परिचय दीजिए। संजय जी, संजय भोयर जी। शैलेश भोयर, शैलेश भोयर, इसमें संजय नाम है। शैलेश भोयर, परिचय दीजिएगा, कम फॉरवर्ड। अगर परिचय नहीं देंगे तो मीटिंग में आपको एंट्रेंस नहीं मिल पाएगी। अपना परिचय दीजिए भोयर साहब। जो सहकारी नए आए हैं, जो सहकारी साथी पहली बार मीटिंग में आए हैं, मेरा उन लोगों से विशेष निवेदन है कि पहले तो वो अपने आप ही परिचय दे दिया करें, तो हमको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो साथी परिचय नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा भाई कौन आया कौन नहीं आया ना। तो ऐसे तो आपको फिर मीटिंग से लीव कर दिया जाएगा। तो आपको परिचय देना चाहिए मेरे साथियों को। आरडी अरबार झांसी से मैं देख पा रहा हूं, आप अपना परिचय दें सर। अरबार सर, आरडी अरबार, आवाज नहीं आ रही हमारी? शायद इनके नेट में प्रॉब्लम। एक वर्धन मेहरा जी हैं, एक वर्धन मेहरा जी, आप अनम्यूट कीजिए सर। मेहरा जी ज्वाइन करते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए, वर्धन मेहरा जी। अनम्यूट करें अनम्यूट आप। करिए, पहले आप अनम्यूट करिए अपने को।
जी जी सर, जय भीम सर। जय भीम। सर मेरा नाम जगप्रसाद वाल्मीकि है और मैं टीकमगढ़ एमपी से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। जी, और मैं चटावले सर के माध्यम से जुड़ा था जी और कई दिनों से जुड़ रहा हूँ, बहुत समय से, लगभग गर्मियों से जुड़ रहा हूँ मैं। अच्छा अप्रैल मई के आसपास से जुड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले केवल जो वाल्मीकि समाज की जो आपने मीटिंग ली थी, जी वही तो मैं देख रहा हूँ ना। हाँ हाँ, उसमें मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। तो मेरा जूम पे जरूर वरदान मेहरा के नाम से है, बट मेरा नाम जगप्रसाद वाल्मीकि है। जगप्रसाद जी। मैं टीकमगढ़ एमपी से हूँ और अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट में जॉब करता हूँ एमपी में। जी जगप्रसाद सर। जी आपका स्वागत है मेरे कार्यक्रम में, आप आते रहिएगा और जी चैट में आप अपना नंबर डाल दीजिएगा। कहाँ पे सर? चैटिंग में आप अपना नंबर डाल दीजिएगा, नाम और नंबर दोनों डाल दीजिएगा चैटिंग में, ठीक है ना। सभी ने नंबर डालने के लिए, जितने भी लोग आए सबने नंबर डाल। जी जी शैलेश जी हेलो। अनम्यूट हुए हैं। जी सर। शैलेश बेहूर। हेलो। जी हेलो, जी जय सर भीम बताएं। साथियों, जी सभी जय को भीम। जय भीम। जय भीम। हाँ, थोड़ा मैं हिंदी में अनुवाद करने का कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ। अच्छा मेरा नाम शैलेश भोईर है। मैं भिवंडी से बिलोंग करता हूँ। भिवंडी तालुका, भिवंडी जिला से, ठाणे जी जिला भिवंडी तालुका से बिलोंग करता हूँ। मैं एज ए टेक्नीशियन हूँ। टीपीएल टोरेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गुजरात की एक कंपनी है हमारे यहाँ, वहाँ पे एज ए टेक्नीशियन काम कर रहा हूँ। गए 11 साल से वहाँ कार्यरत हूँ। तो मैं कभी से प्रियंका मैम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे अनम्यूट कीजिए, उन्होंने म्यूट करके रखा था, तो इसलिए मेरी आवाज वहां तक नहीं आ रही थी। जी सर सर बोल रहे मैंने थे। तभी आपको कमांड दिया। जी हाँ चलिए हाँ ठीक है सर। और सर शैलेश जी आप आते रहिएगा, वेलकम आपका कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है जरूर आपका। जरूर जरूर जरूर। जी ये आईडी मेरे ख्याल से परिचय शायद आपका हो गया होगा, ये गुरुदत्त भांटू जी करके है। जी Yes, सर yes. उनका बाकी है परिचय। नमस्कार साथियों। नमस्कार। मैं गुरुदत्त भांटू दिल्ली से हूँ और मैं भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था और अब रिटायर्ड हूँ। जी मैं अपने विमुक्त घुमंतु के साथ साथ अपने भांटू समाज के लिए पिछले 35 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ और ये मेरी पहली मीटिंग है। अंबर सिंह चौहान जी मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं और उन्हीं के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और आज मैं पहली बार मीटिंग मैंने ज्वाइन किया है और मुझे बहुत खुशी है सभी साथियों से मिलकर। और आज जो मैंने अंबर सिंह जी को सुना वो भी एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, और ऐसा है कि हमें सुनकर, उन्होंने एक बाद में अब एक जो बात कही थी कांशीराम जी की कि हमें समझना है और समझकर और लोगों को भी समझाना है। थैंक यू। गुरुदत्त जी वेलकम एंड आई एम हार्टली वेलकम टू यू। आप आते जाइएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आप लगातार आते रहिएगा। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोलेंगे एक बार? हाँ सर, जी 87 जी 00 जी 93 जी 50 जी 50। जी थैंक यू। आप कार्यक्रम में आते रहिएगा सर लगातार रेगुलर, ठीक है ना। ओके जी। थैंक यू सर। प्रियंका जी परिचय लो जी। लोगों का। हाँ Thank you, sir. Thank you. किरण चौहान जी आप अपना परिचय दीजिए। किरण चौहान जी। हेलो, मेरा नाम किरण चौहान है। मैं कल्याण जी से सर। हूँ, मुंबई कल्याण से हूँ। मैं आईसीएमआर का स्टाफ हूँ, जो मुंबई ब्रांच का। जी सर आप और अपना किसके माध्यम से आया? किसके माध्यम से आया? हाँ सर, किशोर भोईर कल्याण भिवंडी से है ना, उनसे माध्यम से आया हूँ, उनके माध्यम से आया हूँ मैं सर। जी सर वेलकम। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में डालिएगा प्लीज। जी सर, जी मैडम डाल दूंगा। जी किशोर जी। जी सर बोलिए। सबको जय भीम। जय भीम सर। जय भीम, जय जय भारत। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी होती है। मेरा ये तीसरा मीटिंग है
मेरे दोस्त है अनिल राठौड़ जी, और इसके पहला जो सेशन हुआ था उसमें भी मैंने 2-3 मीटिंग किया था। मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलता, लेकिन आप सबका ज्ञान, आप सबके ज्ञान की वृद्धि, आप सबका अध्ययन, आप आज सब लोगों ने जो जितने ग्रंथ पढ़े हैं, ये सब सुनकर और आपसे जानकारी प्राप्त करके मुझे बहुत 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 बड़ी खुशी होती है। इसका अध्ययन मैं भी करना चाहता हूँ, आप सबको सुनना चाहता हूँ। आगे के कार्य के लिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरे अनिल दोस्त जो है अनिल राठौड़ जी, उनके बाद मैं जुड़ा हूँ। मेरे बाद शैलेश भोईर सर और माननीय चौहान सर अभी जो बोले, अभी जो उन्होंने बताए, हम जिला थाने से है, बम्बई के नियर रहते हैं, तालुका कल्याण में। अब मैं टीचर था, अभी मैं क्लस्टर हेड हूँ। जैसे हमारे यहाँ मराठी में केंद्र प्रमुख बोलते हैं। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू, वेलकम। वेलकम वेलकम जी, मुकुंद गायकवाड़ जी, सर आप अपना परिचय दीजिए। मुकुंद गायकवाड़ जी, जी सर। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट तो है आप। यादराम जी, सर आप अपना परिचय दीजिए। जी हाँ, यस मैडम जी, जय भीम सभी पार्टिसिपेंट्स को। और मैं आगरा से हूँ। मुझे श्याम सुंदर जी जो धीमंत साहब हैं यहाँ आगरा में, और हम लोग पहले पुराने से ही परिचित हैं। और आपके आगरा सेंटर पे अभी पिछली 2 मीटिंगें मैं अटेंड कर चुका हूँ। आज के कार्यक्रम में भी वहाँ था। तो मैं इंडियन ओवरसीज बैंक से एज ए चीफ मैनेजर रिटायर हुआ हूँ, और अभी 1 साल हो गया मुझे, 2019 में अगस्त में हुआ था रिटायर। यही है मेरा परिचय। जी सर, वेलकम। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में डालिएगा प्लीज। जी श्योर 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 मैडम। जो भी नए सहकारी है वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में देंगे। मुकुंद गायकवाड़ जी, सर आपकी आवाज आ पाए तो। जी प्रियंका जी, यादराम जी जो है हमारा जो है 1-1 दिन के 2 ट्रेनिंग कैंप ले चुके हैं ये। जी सर, वेलकम। आज भी ये 11 बजे से लेके 6 बजे तक ट्रेनिंग कैंप में बैठे थे आज ये। जी सर। हाँ 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 जी जी, शायद नए मेंबर्स का इंट्रोडक्शन हो गया है। अब अगर हम क्वेश्चन मयंक करके थे, मयंक कौन? जी मयंक जी, नंदिनी कौन है? मयंक जी, सर आप अपना परिचय दें। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने से। और भारती नंदिनी जी, जी भारती नंदिनी जी, मैडम आप अपना परिचय दें। भारती नंदिनी जी चले गए। अच्छा, मैं अभी नहीं। हाँ ठीक है, ओके जी। तो हाँ, हमारा जो आज का जो डिस्कशन, जो क्वेश्चन लेक्चर रहा, उसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो आप बताइए। जी राम बाबू जी, जी सर। जी मैम, जय भीम। मैं राम बाबू बंसकार ग्वालियर से हूँ मैम। जी जी। और मुझे मुंशी राम चटावले सर के माध्यम से मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ मीटिंग में। मैम, अभी अमर सिंह धीमन सर ने जो लेक्चर दिया है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जो सर ने अभी बोला है कि एंशिएंट एजुकेशन के 4 पार्ट्स हैं, तो वो थोड़ा सा 4 पार्ट कौन कौन से हैं वो स्पष्ट करने की कृपा करें। और एंशिएंट हिस्ट्री में अशोक आदि ग्रेट के एजुकेशन के समय में वो कौन कौन से गुण धर्म रहे होंगे जिसकी वजह से उनकी जो शिक्षा नीति है वो सर्वोत्तम रही है। तो थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहता हूँ सर से कि थोड़ा एक्सप्लेन करने की कृपा करें। यस बिल्कुल, डेफिनेट, वेरी नाइस क्वेश्चन।
आपका स्वागत है। एंशियंट काल में 4 प्रकार की जो शिक्षाएं होती थी, उसका जो पहला प्रकार है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम था अन्वेक्षिकी विद्या, जिसे आज के तारीख में या मॉडर्न समय में थिंकिंग स्किल कहा जाता है। सोच विचार करने वाली ये शिक्षा होती है, लेकिन आज हमें ये शिक्षा प्रदान ही नहीं की जाती है, कोई देता ही नहीं है। इसलिए हमारे पीढ़ियों को, हमारे अपने लोगों को इस शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है। इतनी ये महत्वपूर्ण शिक्षा है। सीबीएसई के माध्यम से इस शिक्षा के ऊपर स्पेशल क्लासेस भी लिए जाते हैं। आप जैसे इसमें आगे आएंगे तो और भी इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी कि थिंकिंग स्किल क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे क्रिएटिविटी होती है, कैसे इससे मार्क निकलते हैं। इसके ये सारा आगे का पार्ट है, आप आते रहिए, आपको जानकारी। दूसरी जो शिक्षा है वो है त्रयी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह 3 वेदों का ज्ञान देने वाली शिक्षा थी, जिसे जो वेद है हमारे 4, उसमें से 3, क्योंकि चौथा वेद बाद में हुआ है, 3 वेदों की शिक्षा देने वाली यह त्रयी थी। तीसरी जो शिक्षा थी उसका नाम है वार्ता, जो कृषि शिक्षण, जिसे हम आज एग्रीकल्चर कहते हैं, पशुपालन कहते हैं, एवं जो व्यापार के लिए जो शिक्षा जरूरी है वो सारी शिक्षा